हेलो, वेलकम टू कृष्णा नर्सिंग एकेडमी। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है फर्टिलाइजेशन। पिछली वाले वीडियो में हमने देखा था ओवम एंड oogenesis के बारे में, और उसकी पहले वाली वीडियो में हमने देखा था स्पर्म एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके वो देखिए, क्योंकि फर्टिलाइजेशन में जो है वो हमारे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में होता है क्या है, हमारा जो मेल गैमेट स्पर्म है और फीमेल गैमेट हमारा ओवम है, उन दोनों के फ्यूजन से जो है एक जाइगोट बनता है। और वो जो जाइगोट है, ठीक है, उस जो जाइगोट बनने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अगर आपको ओवम क्या है वही पता नहीं होगा, स्पर्म क्या है वही पता नहीं होगा, उसकी एनाटॉमी, oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस वही आपको नहीं पता है, तो ये प्रोसेस आपको समझने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि सबसे पहले आप वो वाला वीडियो जाके देख लीजिए। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, स्पर्म क्या है, ओवम क्या है, वो वाली वीडियो। ठीक है, ताकि आपको ये वाला अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन। अगर आपने वो वाली वीडियो देखी है तो आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आना जाएगा। ठीक है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट स्पर्म एंड फीमेल गैमेट ओवम इनटू द जाइगोट इन द एम्पुलर पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, अब हमारा जो मेल गैमेट है वो क्या है, स्पर्म। फीमेल गैमेट हमारा कौन सा है, ओवम। इन दोनों के फ्यूज़न से क्या बनता है, इन दोनों के फ्यूज़न से बनता है हमारा जाइगोट। ठीक है, और ये जाइगोट जो है ये हमारी पूरी और जो जाइगोट बनने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन क्या होगी, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट स्पर्म एंड फीमेल गैमेट ओवम इनटू द जाइगोट, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ फर्टिलाइजेशन। और ये फर्टिलाइजेशन वाली प्रोसेस कहाँ हो रही थी हमारी, जब मैंने फेलोपियन ट्यूब पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो हमारे फेलोपियन ट्यूब में होती है। लेकिन फेलोपियन ट्यूब में कौन से वाले पार्ट में, फेलोपियन ट्यूब में भी हमारा जो एम्पुला वाला पार्ट है वहाँ पे जो है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो यहाँ पे होती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन हमारी कौन सी है, एम्पुला वाला पार्ट। लेकिन अगर हमारे एम्पुला वाले पार्ट, अगर हमारे जो हमारे फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो अदर देन दी यूट्रस, ठीक है, जो हमारे यूट्रस में ना होके अगर कहीं और हो रही है ये वाली प्रोसेस, तो उस केस को हम क्या कहेंगे, उस केस को हम कहेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी। उस केस को हम क्या कहेंगे, उस केस को हम कहेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो फर्स्ट हमारा क्या है, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, जाइगोट का डेवलपमेंट होता है। फिर कहाँ होता है ये वाली प्रोसेस फर्टिलाइजेशन की, एम्पुला वाले पार्ट में। ठीक है, लाइफ स्पैन ऑफ ओवम, ओवम का लाइफ स्पैन मैंने तब बताया था जब हम पढ़ रहे थे हमारा फर्स्ट चैप्टर से, जब भी हमने स्टार्ट भी नहीं किया था, जब हम इंट्रो पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था हमारा लार्जेस्ट सेल कौन सा है फीमेल में, मेल सेल कौन सा है। ठीक है, तभी मैंने बताया था कि हमारा जो ओवम का लाइफ स्पान है वो है हमारा 12 to 24 आवर, और जो हमारा स्पर्म का लाइफ स्पान है वो है हमारा 48 to 72 आवर्स। ठीक है, अब हम देखेंगे इसकी प्रोसेस। ठीक है, फर्स्ट क्या होगा, हमारा क्वाइटस एक्ट होगा। ठीक है, सीमेन जो है वो इजाकुलेट होगा, कहाँ होगा, हाई इनटू दी वजाइना। जब इजाकुलेशन होता है तब मिलियंस ऑफ स्पर्म जो है वो बनते हैं। ठीक है, इजाकुलेशन होता है तब क्या होता है, मिलियंस ऑफ स्पर्म जो है वो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। फिर होता है हमारा कैपेसिटेशन, जो हमने देखा था जब हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ रहे थे तब। ठीक है, इसका मतलब क्या है, बिकम हाइपर मोटाइल स्पर्म, एबिलिटी टू स्पर्म टू फर्टिलाइज दी ओवम। ठीक है, ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए स्पर्म को जो एबिलिटी मिलती है उस एबिलिटी को हम कहते हैं कैपेसिटेशन। ठीक है, हमारा कैपेसिटेशन क्या था, एबिलिटी ऑफ स्पर्म टू फर्टिलाइज दी ओवम इज कॉल्ड एज अ कैपेसिटेशन। ठीक है, ये हमारी जो प्रोसेस है ये स्टार्ट कहाँ होती है, सर्विक्स में। ठीक है, ये हमारी प्रोसेस कहाँ स्टार्ट होती है, हमारे सर्विक्स में। हाईएस्ट कैपेसिटेशन कहाँ मिलता है, फेलोपियन ट्यूब में। ये आपको वाइवा के रिगार्डिंग भी आपको पूछ सकते हैं, हाईएस्ट कैपेसिटेशन कहाँ होता है, तो फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है, स्पर्म जो है वो हमारा हाइपर मोटाइल कब होता है, फेलोपियन ट्यूब में जाने के बाद। ठीक है, वो पूरी प्रोसेस अभी हम समझेंगे। अब देखो 300 से लेके 500 स्पर्म क्या करते हैं, फेलोपियन ट्यूब में पहुंच सकते हैं। अभी आप यहाँ पे देखो, जब इजैकुलेशन हो रहा था तब कितने हो रहे थे, मिलियंस ऑफ स्पर्म जो है वो क्या हो रहे थे, मिलियंस ऑफ स्पर्म इजैकुलेट हो रहे थे। ठीक है, निकल कितने रहे थे, मिलियंस ऑफ स्पर्म। ठीक है, लेकिन फेलोपियन ट्यूब तक पहुँचे कितने, 300 से 500 स्पर्म ही सिर्फ फेलोपियन ट्यूब तक अभी पहुँच चुके हैं। ठीक है, मतलब 300 से 500 स्पर्म ही वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, और फर्टिलाइज तो एक ही स्पर्म करेगा। ठीक है, उसका टाइम कितना लगता है, तो 2 to 6 आवर टाइम आपको याद करना है। अगर आपको वाइवा के रिगार्डिंग भी आपको पूछ सकते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिलियंस ऑफ स्पर्म जो है वो इजैकुलेट होते हैं, पहुँचते कितने हैं, 300 से 500 फेलोपियन ट्यूब तक पहुँचते हैं। ठीक है, अब ओव्यूलेशन के जो टाइम है, ठीक है, उसमें क्या होता है, कंप्लीट फर्स्ट मियोसिस। जब
फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट होता है जब हमारा जो प्राइमरी oocyte था ना वो हमारा सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या था, ओवा रिलीज हो रहा था। oogenesis में याद करो हमारी oogenesis वाली प्रोसेस, उसमें मैंने बताया था हमारा फर्स्ट मियोसिस जब कंप्लीट होता है प्राइमरी oocyte किस में कन्वर्ट हो रहा था, सेकेंडरी oocytes में। तब हमारा क्या बन रहा था, सेकेंडरी oocyte प्लस फर्स्ट पोलर बॉडी बनी थी ना, याद करो। फिर उसमें से भी अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो और नहीं हुआ तो उसमें दो पार्ट पड़ रहे थे। अगर नहीं हुआ तो उसका डिग्रेडेशन हो रहा था, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन होता तो फिर उसमें क्या बना था, हमारा जो ओवम बन रहा था, फर्स्ट सेकंड पोलर बॉडी, याद करो वो वाली चीज़। अब फिमरी वाला जो पार्ट है ना हमारा एम्प्यूला वाला, ठीक है, जो हमारा इनफंडिबुलम वाला पार्ट है वो क्या करता है, अब वो वाला अब याद करो, ठीक है, वो वाला स्ट्रक्चर जो हमने बनाया था, ठीक है, वो वाला जो स्ट्रक्चर है वो आप लोग याद करो। उसमें क्या था, हमारा जो स्ट्रक्चर था उसमें हमारा जो फिमरी वाला जो पार्ट था ना, ये ऐसे 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 वाला जो पार्ट था ना, फिमरी वाला पार्ट, ठीक है, ऐसे वाला जो हमारा पार्ट था इसको हमने फिमरी बोला था, याद करो, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है वो क्या करता है, ओवम जो बन गया, ठीक है, जो हमारा ओवम बन गया उसको क्या करेगा, कैच करेगा, ठीक है, कैच करेगा और उसको कहाँ पर लेके जाएगा, हमारा जो एम्प्यूला वाला पार्ट है वहाँ पे वो लेके जाएगा, ठीक है। एम्प्यूला वाला पार्ट में पहुँच गया। अभी स्पर्म तो ऑलरेडी वहाँ पे है क्योंकि मिलियंस ऑफ स्पर्म एजैकुलेशन हो रहा था। फिर यहाँ पे 300 से 350 यहाँ पे स्पर्म यहाँ पे पहुँच गए थे फैलोपियन ट्यूब में। अब हमारा ओवम भी वहाँ पे आ गया। कौन लेके आया, फिमरी ने उसको कैच कर लिया। ये हमारी फिमरी है, फिमरी ने यहाँ पे ओवम को कैच कर लिया। ओवम को कैच करके यहाँ पे अंदर लेके गई। कहाँ पे लेके गई, एम्प्यूला वाले पार्ट में। एम्प्यूला वाला पार्ट में हमारा स्पर्म जो है वो ऑलरेडी वहाँ पर वेट कर रहा है, ठीक है। अब स्पर्म क्या होगा, स्पर्म का जो हमारा ओवम वाला स्ट्रक्चर था ना उसको आप याद करिए, ठीक है, ओवम वाला स्ट्रक्चर याद कीजिए। स्पर्म कहाँ अटैच होगा, हमारा कोरोना रेडिएटा में, ठीक है। एक सेकंड, अभी मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाती हूँ, ठीक है। ये हमारा कोरोना रेडिएटा था। अगर अच्छे से स्ट्रक्चर समझना है तो वो वाली वीडियो में आप लोग देख लेना, ठीक है। ये हमारा कोरोना क्या था, रेडिएटा, ये हमारा कोरोना रेडिएटा है, ओवम का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये हमारा ओवम वाला स्ट्रक्चर है। अब स्पर्म तो ऑलरेडी वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, हमारे एम्प्यूला वाला पार्ट में। अब फर्टिलाइजेशन कैसे होता है वो देखना, ठीक है। स्पर्म कहाँ पे अटैच होगा, ये हमारी फर्स्ट लेयर जो थी ना, ये कोरोना रेडिएटा, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो ओवम है वो क्या होता है, यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अब ये अंदर तक नहीं पहुँचा, अभी ये बाहर वाली लेयर में ही है हमारा स्पर्म, ठीक है, अभी यहाँ तक पहुँचा है। अब उसको क्या करेगा, इसको तोड़ने की उसको कोशिश करेगा। कैसे, हमारा स्पर्म का स्ट्रक्चर याद कीजिए, उसमें मैंने वो लेयर बताई थी, कौन सी लेयर थी, एक्रोसोम वाली जो लेयर थी, ठीक है। वो एक्रोसोम वाली लेयर वो यहाँ पे टूट जाएगी स्पर्म की। जो ये हमारा स्पर्म है, देखो ये हमारा स्पर्म है। अब ये हमारे जो स्पर्म है इसकी ये जो एक्रोसोमल जो लेयर है, ये वाली जो लेयर है ये टूट जाएगी और उसमें से क्या रिलीज़ होगा, हमारे 3 एंजाइम रिलीज़ हो रहे थे, याद करो। उस टाइम मैंने बताया था हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम, एक्रोसिन एंजाइम और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये 3 एंजाइम है जो हमारे एक्रोटिक ये जो मेम्ब्रेन थी वहाँ पे प्रेजेंट थे, ठीक है। अब ये मेम्ब्रेन हमारी टूट गई तो ये तीनों एंजाइम क्या होंगे, वो रिलीज़ होंगे, ठीक है। और जैसे ये एंजाइम रिलीज़ हो गए तो वैसे हमारी ये जो कोरोना रेडिएटा वाली जो हमारी बाहर की जो दीवार है ना वो टूटना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी टूट गई। अब स्पर्म कहाँ पहुँच गया, हमारे दूसरी लेयर के अंदर। कोरोना रेडिएटा उसने तोड़ दी, अब कहाँ पहुँच गया, ये हमारी जो दूसरी लेयर है ना, ये दूसरी लेयर में वो पहुँच गया। दूसरी लेयर का नाम क्या बताया था उस दिन मैंने, जोना पेलुसिडा। फिर उसके अंदर की लेयर पेरीवाइटलिन मेम्ब्रेन। फिर हमारा ये क्या था, न्यूक्लियस था, ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। ये हमारा क्या था, न्यूक्लियस था। ये हमारी वाइटलिन मेम्ब्रेन थी, क्या थी, हमारी वाइटलिन मेम्ब्रेन। और ये हमारी जोना पेलुसिडा, ये हमारी क्या थी, जोना पेलुसिडा। और बाहर की लेयर हमारी क्या थी, कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा को उसने तोड़ दिया, अभी कहाँ पहुँच गया, जोना पेलुसिडा में। फिर ये दूसरी लेयर कौन सी थी, हमारी वाइटलिन मेम्ब्रेन। और उन दोनों के बीच का जो स्पेस है, ये हमारी वाइटलिन मेम्ब्रेन और ये हमारी जोना पेलुसिडा, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है उसको मैंने बोला था पेरीवाइटलिन स्पेस, ठीक है। इसलिए मैं बोल रही हूँ बार बार कि वो वाला स्ट्रक्चर आप एक बार क्लियर कर लो अपने माइंड में, ताकि ये प्रोसेस भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब उसने क्या किया, कोरोना रेडिएटा जो हमारा जो बाहर वाली जो लेयर है उसने वो तोड़ दी। कैसे, हमारा स्पर्म का स्ट्रक्चर याद करो, हमारा स्पर्म का ऐसा स्ट्रक्चर था, ठीक है। स्पर्म का हमारा ऐसा स्ट्रक्चर था, बाहर हमारा क्या था, एक्रोसिन लेयर थी हमारी, ठीक है, एक्रोसिन लेयर थी। अब वो उसने क्या किया, एंजाइम रिलीज़ किया, कौन सा, हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम। हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम जो है उसने वो रिलीज़ किया और उस रिएक्शन को हमने बोला एक्रोसोमिक रिएक्शन। क्यों, क्योंकि एक्रोसोमिक जो हमारी लेयर थे उसके टूटने की वजह से एंजाइम रिलीज़ हुआ है, इसलिए हमने इस रिएक्शन को नाम दिया है एक्रोसोमिक रिएक्शन। यहाँ पे हुआ, हाइल्यूरोनिडेज जो एंजाइम है वो यहाँ पे रिलीज़ हुआ और हमारा जो कोरोना रेडिएटा वाली जो पहली लेयर है वो टूट गई, ठीक है। अब स्पर्म कहाँ पहुँच गया, हमारा ये जोना पेलुसिडा वाली लेयर में, ठीक है। अब वहाँ से सुनो, हमारी जो जोना पेलुसिडा है वहाँ पे क्या होता है, जेपी रिसेप्टर वहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। जोना
हमारी जो ये वाली जो लेयर है ज़ोना पेलुसिडा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, हमारे जेपी रिसेप्टर, JP3 रिसेप्टर यहाँ पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ज़ोना पेलुसिडा वाली लेयर में, और उसको हम बोलते हैं उलेमा। उसको हम क्या बोलते हैं, उलेमा, उसको हम बोलते हैं उलेमा। अब क्या होगा, हमारा जो JP3 रिसेप्टर है और स्पर्म का जो हाइलुरोनिडेज एंजाइम है, वो दोनों क्या करेंगे, हेल्प करेंगे इस उलेमा को ब्रेक करने में, ठीक है। कौन हेल्प करेगा, हमारा जो JP3 रिसेप्टर है और हाइलुरोनिडेज एंजाइम है, वो क्या करेगा, हमारी ज़ोना पेलुसिडा जो लेयर है उसको तोड़ने में हेल्प करेगा, यानी कि हमारी जो उलेमा लेयर है उसको तोड़ने में हेल्प करेगा, ठीक है। अब ज़ोना पेलुसिडा जो है वो ब्रेक हो गई, ठीक है। अब हमारी ज़ोना पेलुसिडा भी ब्रेक हो गई, तो अंदर की लेयर हमारी कौन सी थी, वाइटलिन मेम्ब्रेन, ठीक है। अब वो कहाँ पहुँच गया, हमारा वाइटलिन मेम्ब्रेन में पहुँच गया। ये हमारी जो दूसरी, ये हमारी जो लेयर थी, इसको हमने क्या बोला था, वाइटलिन मेम्ब्रेन। यहाँ तक आपको समझ में आया, नहीं आया तो एक बार फिर से देखते हैं। देखो, ये हमारा ओवम है, ये हमारा स्पर्म था, ठीक है। स्पर्म की हमारा जो लेयर है उसको मैंने क्या बोला था, एक्रोसोमल लेयर जो थी हमारी, ठीक है, स्पर्म के साइड में, ठीक है। वो क्या करेगा, हमारी जो बाहर की जो हमारा कोरोना रेडिएटा है उसको तोड़ेगा। कैसे, एक्रोसोमल रिएक्शन से हाइलुरोनिडेज जो एंजाइम है वो यहाँ पे रिलीज़ होगा और हमारी फर्स्ट लेयर टूट जाएगी, ठीक है। ये हमारी जो कोरोना रेडिएटा वाली जो ये हमारे राउंड सेल्स थे वो हमारे टूट गए, ठीक है। ये हमारी फिर कहाँ पहुँच गया, हमारा ज़ोना पेलुसिडा में। यहाँ पे JP3 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, और हाइलुरोनिडेज एंजाइम के साथ मिलकर हमारा जो उलेमा है उसको ब्रेक कर देगा। उलेमा के साथ मिलकर उसको ब्रेक कर दिया, हमारी ज़ोना पेलुसिडा जो लेयर है वो भी हमारी ब्रेक हो गई। अब ये कहाँ पहुँच गया, ये पहुँच गया अब हमारा वाइटलिन मेम्ब्रेन में, ठीक है। आई होप आपको इतने तक समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देखना अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो, ठीक है। अब स्पर्म कहाँ पहुँच गया, हमारा वाइटलिन मेम्ब्रेन जो है ना, ये यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है, हमारी वाइटलिन मेम्ब्रेन। अब क्या होगा, जैसे ही हमारा स्पर्म वाइटलिन मेम्ब्रेन में पहुंच जाएगा, तब हमारा जो ज़ोना पेलुसिडा हमारी जो लेयर थी ना, वो क्या होगी, वो हार्ड हो जाएगी, ठीक है। उलेमा को ब्रेक करके वो कहाँ पहुंच गया, वाइटलिन मेम्ब्रेन में पहुंच गया, ठीक है। तब हमारी जो ज़ोना पेलुसिडा की लेयर है, ठीक है, वो एकदम हार्ड हो जाएगी ताकि कोई भी दूसरा स्पर्म उसमें एंटर ना कर सके, ठीक है। जो पहला स्पर्म वहाँ पहुँच गया वो पहुँच गया, और कोई भी स्पर्म अंदर एंटर नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारी जो उलेमा है वो वहाँ पे ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। ब्लॉकेज ऑफ उलेमा, उलेमा यहाँ पे ब्लॉक हो गई। आ गया समझ में। अब ज़ोना पेलुसिडा जो है वो हार्ड हो गई, ठीक है। इसकी वजह से वो क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा पॉलीस्पर्म, पॉलीस्पर्म मतलब एंट्री ऑफ स्पर्म, ठीक है। कोई भी स्पर्म अभी अंदर एंटर नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि ज़ोना पेलुसिडा हार्ड हो गई, ठीक है। क्योंकि स्पर्म कहाँ पहुँच गया, वाइटलिन मेम्ब्रेन, ओवम के एकदम पास पहुँच गया, इसलिए दूसरे किसी स्पर्म को अभी एंट्री ही नहीं मिलेगी, ठीक है। अब वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो है हमारा मियोटिक सेकंड कंप्लीटेड हो जाएगा। वो वाली प्रोसेस याद करो, oogenesis वाले, ठीक है। जैसे ही हमारा मियोटिक सेकंड कंप्लीट होगा, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, फीमेल प्रोन्यूक्लियस और सेकंड पोलर बॉडी हमारी बन रही थी, वो तो आपको पता है। बिटवीन द स्पर्म एंड ओवम फर्टिलाइजेशन प्रोसेस अकर विथ हेल्प ऑफ द फर्टाइल जीन। अब फर्टाइल जीन, ठीक है, एक हमारा फर्टाइल जीन है, उसकी मदद से क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगी, ठीक है। नाउ स्पर्म फ्यूज्ड इनटू द ओवम एंड फर्टिलाइजेशन इज कंप्लीटेड इन जाइगोट। अब क्या होगा, हमारा जो स्पर्म है, ठीक है, वो और ओवम के साथ क्या होगा, वो फ्यूज होके क्या बनाएगा, हमारा बनाएगा एक जाइगोट, और ये हो गई हमारी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट, ठीक है। आई होप आपको ये वाली प्रोसेस समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक चार्ट के फॉर्म में भी लिखा है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया वो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको भी हम देखेंगे, ठीक है। बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए, इसको भी हम देखेंगे। पहले हम ये वाला डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। अब हमारा फर्टिलाइजेशन यहाँ पे देखो कैसे हुआ था, यहाँ पे हमारी क्या थी, कोरोना रेडिएटा, यहाँ पे हमारा क्या था, ज़ोना पेलुसिडा, ठीक है। यहाँ पे JP रिसेप्टर प्रेजेंट थे हमारे, ये हमारी क्या थी, वाइटलिन मेम्ब्रेन थी, और ये हमारा क्या था, न्यूक्लियस था हमारा ओवम का। यहाँ तक क्या पहुँच गया, हमारा पहुँच गया यहाँ पे अपना स्पर्म अपना यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। और यहाँ के अंदर पहुँचने के बाद इसने क्या किया, एक सिंगल सेल जाइगोट जो है यहाँ पे ये देखो, सिंगल सेल ये हमारा जाइगोट उसने क्या कर रहा है, बना दिया, किसकी मदद से, फर्टाइल जीन की हेल्प से। ये हमारी जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई, ठीक है। डिवीज़न ऑफ जाइगोट, अभी इसका डिवीज़न देखते हैं, डिवीज़न देखेंगे लेकिन पहले अभी थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, स्पर्म
और ओवम दोनों मिलके क्या बन गए, हमारा जाइगोट बन गए। ये दोनों हैप्लॉइड सेल हैं और ये हमारा जाइगोट जो बना वो हमारा डिप्लॉइड सेल है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसको हम देखेंगे, लेकिन पहले एक बार ये फिर से प्रोसेस को एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखो, मिलियंस ऑफ स्पर्म, जैसे मैं आपको बताती जाऊँ उसको पहले एक बार सुनिए, ठीक है, फिर दूसरी बार उसको आप खुद रिपीट करना मेरे साथ साथ, ठीक है, फिर तीसरी बार अपने आप से याद करना। अगर पॉसिबल हो तो मेरा जो वो वाला स्ट्रक्चर था, ठीक है, अपना ओवम वाला स्ट्रक्चर, उसको भी ना साथ में रखिए, तो ना आपको अच्छे से वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वो जो हमारा ओवम वाला स्ट्रक्चर ये वाला, इसको ना साथ में रखें। ठीक है, यहाँ पे भी मैं आपको बता देती हूँ एक बार। ये देखो, ये हमारा कोरोना रेडिएटा वाली लेयर थी, ये हमारी जोना पेलुसिडा हो गई, ये हमारी पेरीवाइटलिन मेम्ब्रेन हो गई, सॉरी ये हमारी वाइटलिन मेम्ब्रेन हो गई, और इन दोनों के बीच का जो स्पेस है उसको हम बोलेंगे पेरीवाइटलिन स्पेस। ये हमारा प्रोन्यूक्लियस हो गया, ये हमारी पोलर बॉडी थी। ठीक है, इसको साथ में रख के ये वाला याद कीजिए ताकि आपको याद रहे। देखो, स्टार्टिंग प्रोसेस कहाँ से हो रही थी, हमारा मिलियंस ऑफ स्पर्म इजैकुलेट हो रहे थे। ठीक है, लेकिन फेलोपियन ट्यूब तक पहुँचते कितने हैं, 300 से 350। ठीक है, स्पर्म इजैकुलेट हुआ, वजाइना में एंटर हुआ, वहाँ पे हमारी जो कैपेसिटेशन की प्रोसेस है वो वहाँ पे हुई। ये टाइम भी याद करना, 2 to 6 आवर्स, ये उसकी टाइमिंग है, 2 to 6 आवर। ठीक है, इसका मतलब क्या था, कैपेसिटेशन का एबिलिटी ऑफ स्पर्म टू फर्टिलाइज द ओवम। स्पर्म की जो एबिलिटी होती है जिससे वो फर्टिलाइज कर सके ओवम को, उसको हम बोलते हैं कैपेसिटेशन। मतलब वो कितनी जल्दी वहाँ पे हाइपर मोटाइल होकर हम अपने ओवा तक है वो पहुँच सकता है। ठीक है, क्योंकि मिलियंस ऑफ स्पर्म इजैकुलेट होते हैं, लेकिन पहुँचते कितने हैं, 200 से 300, और अंदर एंटर कितना करता है, एक ही। ठीक है, अंदर एंटर एक ही करता है। ओके, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, स्पर्म इजैकुलेट हुए, मिलियन स्पर्म इजैकुलेट हुए, पहुँचते कितने, एंटर वजाइना में एंटर किए, फिर हमारी एक कैपेसिटेशन वाली प्रोसेस हुई, उसको 2 से 6 घंटे लगते हैं, सर्विक्स में एंटर हुआ, यूट्रस में गया, फेलोपियन ट्यूब में गया। ठीक है, अभी फेलोपियन ट्यूब में हमारा स्पर्म वहाँ तक पहुँच गया। ये हुई हमारी स्पर्म की प्रोसेस। ठीक है, ये हुई हमारी स्पर्म की प्रोसेस। क्या हुआ, स्पर्म इजैकुलेट हुआ, वजाइना में एंटर किया, फिर हमारी कैपेसिटेशन वाली प्रोसेस हुई, सर्विक्स में गया, यूट्रस में गया, और फिर वहाँ से गया अपना फेलोपियन ट्यूब तक। स्पर्म अभी जाके वहाँ पे बैठ गया, अभी वो ओवम का वेट कर रहा है। ओवम क्या होगा हमारा, जब ओव्यूलेशन हमारा स्टार्ट हो जाएगा, oogenesis वाला याद करो, जब हमारा ओव्यूलेशन वाला स्टार्ट हो जाएगा तब ओवम क्या करेगा, एंटर करेगा फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है, ओवम को हेल्प कौन करता है फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचने में, जो हमारी फिम्बरी वाला जो पार्ट था ना, फिम्बरी वाला पार्ट, उसको याद करो। वो फिम्बरी वाला पार्ट क्या करता है, उसको पुश करता है, फिम्बरी वाला पार्ट उसको पुश करता है फेलोपियन ट्यूब में जाने के लिए ओवम को। ठीक है, अब स्पर्म तो पहले से ही वहाँ पे प्रेजेंट है, अब हमारा ओवम भी आ गया, अब दोनों का फर्टिलाइजेशन ही बाकी है। लेकिन स्पर्म को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे जाके, क्योंकि ओवम का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, इसलिए अक्रोजोमल रिएक्शन होगी। हमारा जो स्पर्म था, स्पर्म का अभी आप वो स्ट्रक्चर याद करो, वो मैंने वहाँ पे दिखाया था। ठीक है, फिर भी एक बार अगर पॉसिबल हो तो मैं यहाँ पे बना दूँ। देखो, ये हमारा जो था, ये हमारी एक्रोजोमल लेयर थी, याद करो, ये हमारी एक्रोजोमल लेयर थी। ठीक है, इसके साथ हमारी हेड वाले पार्ट में हमारी क्या थी, एक्रोजोमल लेयर थी। ठीक है, ये हमारा स्पर्म हो गया। ठीक है, और ये हमारा ओवम तो यहाँ पे प्रेजेंट ही है। ठीक है, अब यहाँ से समझते हैं, एक काम करते हैं। ये फर्स्ट वाला हमारा जो था वो क्या था, कोरोना रेडिएटा। ठीक है, अब हमारा जो स्पर्म वाला जो हमारा एक्रोजोमल वाला जो पार्ट है वो क्या करेगा, हाइलुरोनिडेज जो एंजाइम है वो रिलीज़ करेगा, और हाइलुरोनिडेज एंजाइम जो है वो रिलीज़ होने के साथ क्या होगा, हमारे अभी हाइलुरोनिडेज एंजाइम रिलीज़ हुआ। ठीक है, यहाँ पे हमारा स्पर्म है, मान लो अभी यहाँ पे हमारा स्पर्म है। ठीक है, उसने क्या किया, हाइलुरोनिडेज एंजाइम को रिलीज़ किया, इसलिए हमारी ये जो कोरोना रेडिएटा वाला जो सेल है इसको उसने तोड़ दिया, और कहाँ पहुँच गया, ये दूसरी लेयर में, यहाँ पे जोना पेलुसिडा में। ठीक है, अब जोना पेलुसिडा में पहले से ही JB3 रिसेप्टर यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, और उसको हमने एक और भी नाम दिया था उलेमा वाले में। ठीक है, अब हाइलुरोनिडेज और JB3 रिसेप्टर मिलके क्या करेंगे, उलेमा को ब्रेक कर देंगे, इसलिए यहाँ पे जो उलेमा है वो भी ब्रेक हो गया। अब वो कहाँ पहुँच गया, वाइटलिन मेम्ब्रेन के पास। ठीक है, अब यहाँ पे वाइटलिन मेम्ब्रेन के पास जब हमारा स्पर्म पहुँच जाएगा तब क्या होगा, ये जोना पेलुसिडा वाली जो लेयर है वो हमारी हार्ड हो जाएंगी,
क्यों हार्ड हो जाएगी? क्योंकि कोई भी और स्पर्म अभी एंटर ना कर सके, इसीलिए वो लेयर क्या हो जाएगी? वो लेयर हमारी हार्ड हो जाएगी। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा है एक्रोसोमल रिएक्शन हुई, हाइलुरोनिडेज एंजाइम जो है वो रिलीज़ हुआ और हमारी कोरोना रेडिएटर जो लेयर थी वो ब्लॉक हो गई। ठीक है, मतलब वो ब्रेक हो गई। अब CP3 रिसेप्टर जो लेयर है प्लस उलेमा ब्लॉक हो जाएगा, वो अभी हमने देखा। अब वो वाइटलिन मेम्ब्रेन में पहुंच गया, हमारी जोना हार्डनिंग हो गई, इसलिए स्पर्म की जो एंट्री है वो ब्लॉक हो गई। अब ओवम भी हमारा मियोसिस सेकंड हमारा जब कंप्लीट कर लेगा तब क्या होगा? मेल प्लस फीमेल प्रोन्यूक्लियस दोनों का फ्यूज़न हो गया, क्या बन गया? हमारा जाइगोट बन गया। ठीक है, इतना आपको याद करना है। अगर आपको फिर भी याद ना रहे तो इसको 2 से 3 बार आप लोग देख लिए। ठीक है, आपको एकदम कंप्लीट अच्छे से याद रह जाएगा। अब देखते हैं हमारा स्पर्म वाली, स्पर्म ओवम दोनों मिलके क्या बना? हमारा जाइगोट। अब है हमारा सिंगल सेल जाइगोट। अब हमारा सिंगल सेल जाइगोट बना। ठीक है, उसमें कितने सेल हैं? उसमें कितने क्रोमोसोम है? 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है, अभी हमारा जो जाइगोट बना है ना, ठीक है, अब उसका 2 सेल स्ट्रक्चर, जब उसके 2 सेल बनेंगे, 2 सेल, उसका जो 2 सेल फर्टिलाइजेशन के 30 घंटे बाद, फर्टिलाइजेशन के 30 आवर के बाद क्या होगा? जब वो 2 सेल स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर। ये आपको याद करना है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर। ठीक है, और फिर 40 to 50 आवर फर्टिलाइजेशन के 40 to 50 आवर के बाद वो क्या? 4 सेल बनाएगा। फिर क्या बनाएगा? उसके 8 सेल बनाएगा 72 आवर के बाद। फिर वो क्या बनेगा? अपने 16 सेल्स बनाएगा। कितने? 96 आवर के बाद। ये आर तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन जैसा अभी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक है, आप बिल्कुल उसको ऐसे लिखोगे ना तो आपको एग्जामिनर बहुत ही अच्छे मार्क्स देगा। ठीक है, एग्ज़ाम के पर्पज़ से अगर आप ये वाली वीडियो देख रहे हो तो बहुत बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। ठीक है, क्योंकि इसमें इतने प्रेजेंटेशन के साथ मैंने लिखा है। सिर्फ मैंने ब्लैक पेन का यूज़ इसमें कम किया है क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था उस वक्त। जब मेरी एग्ज़ाम थी ना तब मैंने ये वाली नोट्स बनाई थी। ओके, सो हमारा जो सिंगल सेल है, हमारा जो जाइगोट है, ठीक है, वो हमारा डेप्लॉयड है, मतलब कि उसमें 46 क्रोमोसोम है। लेकिन जो हमारा स्पर्म और ओवम था वो हमारा हैप्लॉयड था, मतलब 23। ठीक है, लेकिन हमारा जो जाइगोट है वो हमारा डेप्लॉयड है, 46 क्रोमोसोम यहाँ पे बने। जाइगोट बनने के बाद, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के 30 घंटे के बाद क्या होगा? उसका 2 सेल बनना चालू हो जाएगा, जिसको हमने बोला था ब्लास्टोमियर। क्या बोला था? ब्लास्टोमियर। ठीक है, फिर हमारा 40 से 50 आर के बाद क्या होगा? 4 सेल बनेगा। फिर हमारा 72 के 8 सेल बनेगा। 96 आर के बाद हमारा 16 सेल बनेगा। और ये जो हमारा 16 सेल बनता है ना, इसको हम बोलते हैं मलबरी टाइप अपीयरेंस उसका होता है, लेकिन इसको हम बोलते हैं मॉर्यूला। इसको हम क्या बोलते हैं? मॉर्यूला। और इसका जो अपीयरेंस है वो मलबेरी टाइप उसका अपीयरेंस है, इसलिए हम उसको बोलते हैं मॉर्यूला। ठीक है, 2 सेल को हमने क्या बोला था? ब्लास्टोमियो। 16 सेल को हमने क्या बोला था? मॉर्यूला। ये दोनों आपको याद करना है। और कितने घंटे के बाद क्या बनता है वो भी याद करना है। अब फर्टिलाइजेशन के 4 दिन हो गए। अब क्या होगा? मॉर्यूला ट्रांसफ़र। मॉर्यूला क्या होगा? ट्रांसफ़र होगा यूटेराइन ट्यूब्स में। ठीक है, मॉर्यूला किस में ट्रांसफ़र होगा? यूटेराइन ट्यूब्स में, और कन्वर्ट इनटू दी ब्लास्टोसिस्ट। मॉर्यूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो गया। कब? 4 दिन के बाद। 4 दिन के बाद हमारा जो मॉर्यूला यानी कि जो हमारा 16 सेल वाला जो स्ट्रक्चर बना वो किस में कन्वर्ट हो गया? ब्लास्टोसिस्ट में। ठीक है, अब ब्लास्टोसिस्ट क्या है? तो ब्लास्टोसिस्ट जो है वो हमारा फ्लूइड फील्ड अराउंड दी मॉर्यूला। ये हमारा मॉर्यूला बना, ठीक है, हमारा सेल, उसके आसपास फ्लूइड से वो फिल्ड हो जाएगा, इसलिए हमने बोला उसको फ्लूइड फिल्ड मॉर्यूला। अब 5वां दिन आ गया। 5वां दिन क्या होगा? हमारा जो जोना पेलुसिडा जो है वो ब्रेक डाउन हो गई। ठीक है, उस प्रोसेस को हमने बोला जोना हैचिंग। उस प्रोसेस को हमने क्या बोला? जोना हैचिंग। 5वें दिन पे क्या हुआ? हमारी जो जोना पेलुसिडल जो लेयर थी, ठीक है, वो ब्रेक डाउन हो गई थी। उस प्रोसेस को हमने बोला यहाँ पे जोना हैचिंग। 5वें दिन पे जोना पेलुसिडल लेयर ब्रेक डाउन होती है, उसको बोला हमने जोना हैचिंग। ठीक है, अब हम यहाँ पे ना ये स्ट्रक्चर, जब भी आपको एग्जाम ये वाला क्वेश्चन पूछा, आपको ये वाला स्ट्रक्चर बनाना ही बनाना है, ये वाला डायग्राम। ठीक है, इससे आपका जो टॉपिक की प्रेजेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं 2 सेल वाला स्ट्रक्चर। क्या बोला था? याद करो फटाफट से। ब्लास्टोमिया। ठीक है, फिर हमारा 4 सेल वाला स्ट्रक्चर कब बना था वो साथ साथ में वो पीछे देख के याद करते रहना। फिर हमारा 8 सेल वाला स्ट्रक्चर, फिर हमारा 4 सेल वाला स्ट्रक्चर, इसको हमने क्या बोला था? मॉर्यूला। फिर हमारा क्या बोला? आसपास फ्लूइड फील्ड हो गया। अब हमने इसको क्या बोला? ब्लास्टोसिस्ट।
क्या बोला, ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, ये स्ट्रक्चर भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इसके ब्लास्टोसिस्ट में भी इसके जो सेल्स है वो कितने सेल्स हैं, ट्रोफोब्लास्ट है, इनर सेल मास है इसमें, और हमारे ब्लास्टोमी है, वो तो भी हमने देखा था। ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं डिवीज़न ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं ब्लास्टोसिस्ट क्या है। ब्लास्टोसिस्ट पहले तो क्या था याद करो, मॉर्यूला था, 16 पे बना था। ठीक है, अब मॉर्यूला किस में कन्वर्ट हो गया हमारा, ब्लास्टोसिस्ट में। ब्लास्टोसिस्ट क्या था, फ्लूइड फिल्ड अराउंड दी मॉर्यूला। तो सब कुछ आपको क्लियर होना चाहिए ना, इसलिए मैं आप बार बार बता रही हूँ, तब कि आप उसको सुनो, सुनने से आपको अच्छे से याद रहता। ठीक है, अब देखते हैं डिवीज़न ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट का डिवीज़न कैसे होता है, तो देखो, एक है हमारा ट्रोफोब्लास्ट और एक है हमारा इनर सेल मास, उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट एंड एम्ब्रियोब्लास्ट और इनर सेल मास, दोनों में से आपको जो नाम याद रहे वो आप याद कर सकते हो। इसको तो आपको याद ही करना है। देखो ये वाला जो चार्ट है ना, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें आपको जितने भी नाम दिए हैं वो सब आपको याद ही करने हैं। ऐसा हो तो मैं 2-2 3-3 बार बोलती हूँ ताकि आप उसको सुनो और आपको अच्छे से ये वाली चीज़ याद रह जाए। ठीक है, डिवीज़न ऑफ ब्लास्टोसिस्ट क्या था हमारा, ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर सेल मास। ठीक है, और ट्रोफोब्लास्ट जो है वो हमारा सिंगल लेयर सेल है और मल्टीपल, इसमें भी हमारे 2 पार्ट है, एक है हमारा सिंगल लेयर सेल और दूसरा है हमारा मल्टीपल लेयर सेल। सिंगल लेयर सेल है हमारा साइटोट्रोफोब्लास्ट, मल्टीपल लेयर जो सेल है वो हमारा है सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। ये आपको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे हम प्लेसेंटा। ठीक है, जब हम प्लेसेंटा पढ़ेंगे ना तब आपको ये वाला स्ट्रक्चर समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए आपको ये नाम तो आपको याद करना ही करना है। ठीक है, फिर से याद करो, ब्लास्टोसिस्ट का डिवीज़न क्या हुआ, ट्रोफोब्लास्ट एंड एम्ब्रियोब्लास्ट, यानी कि इनर सेल मास। अब यहाँ पे ट्रोफोब्लास्ट में हमारे 2 टाइप है, एक हमारा सिंगल लेयर, दूसरा है हमारा मल्टीपल लेयर। सिंगल लेयर में हमारा कौन सा था, साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, फिर अब हमारा जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है उसका भी मतलब 2 पार्ट पड़ता है, एक हमारा है कोरियोनिक फ्रेंडोजम और दूसरा है कोरियोनिक लीवे। ठीक है, ये नाम आपको याद करना है, प्लेसेंटा में आपको ये वाला नाम हम देखेंगे। कोरियोनिक फ्रेंडोजम क्या है, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है, जब हमारा डेसिडुआ बेसालिस था ना वहाँ पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलेंगे कोरियोनिक फ्रेंडोजम। ये हम प्लेसेंटा देखेंगे ना तब हम इसको वापस से देखेंगे, लेकिन अभी एक बार आपके माइंड में ये बात सेट हो जाए तो अच्छा है। अब हम देखेंगे कोरियोनिक लीवे क्या है, जो कोरियन से बना हुआ होता है। फिर है हमारा इनर सेल मास। इनर सेल मास में डे 7 और डे 8, 7 डे पे क्या होता है, एक जर्म्स लेयर जो है वो फॉर्म होती है, जो जिसको हम कहते हैं एक्टोडम। ठीक है, और 8 डे पे भी एक जर्म लेयर फॉर्म होती है जिसको हम कहते हैं एंडोडम। ठीक है, जर्म लेयर कितनी है, एक्टोडम, एंडोडम एंड मेसोडम डम। ठीक है, 3 लेयर है। अब हमारा जो एक्टोडम है वो क्या करता है, एमनियन बनाता है। क्या बनाता है, हमारा एमनियन। और हमारा जो एंडोडम है वो हमारा यॉक्सेक बनाता है। ठीक है, डे 14, अब 14 डे पे क्या हो रहा था, मेसोडम का फॉर्मेशन हो रहा था। क्या हो रहा था, मेसोडम का फॉर्मेशन। यहाँ पे अगर आपको इतना सारा क्वेश्चन ना याद रहे तो इसके साथ आप और क्या लिख सकते हो, डिवीजन ऑफ ब्लास्टोसाइट करके ऐसा लिख देना। ठीक है, फिर आप ये दोनों लिख देना, ट्रोफोब्लास्ट एंड एम्ब्रियोब्लास्ट। ठीक है, फिर आप सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट, फिर हमारा साइटोट्रोफोब्लास्ट, फिर यहाँ पे डे 7, डे 8 एंड डे 14। 7 डे पे हमारा क्या बन रहा था, एक्टोडम जर्म लेयर बन रही थी। डे 8 पे क्या बन रही थी, एंडोडम बन रही थी। और डे 14 पे हमारी मेसोडम। ठीक है, हमारा जो एक्टोडम है वो हमारा एमनियन बनाता है और हमारा जो एंडोडम है वो हमारा यॉक्सेक बनाता है। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद करना है। अब हम देखेंगे इम्प्लांटेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन दोनों साथ में ही अभी हम देख लेते हैं। अब हमारा जो फर्टिलाइजेशन है वो यहाँ पे हो गया कंप्लीट। इम्प्लांटेशन में देखें कि जब हमारा 16 मतलब हमारा जो 6ठा दिन है, ठीक है, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन मतलब कंप्लीट होता है 10 और 11th डे आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, हमारा जो इम्प्लांटेशन है वो स्टार्ट कब होता है, फर्टिलाइजेशन के 6ठे दिन से वो स्टार्ट होता है और 11वें या 10वें दिन ये फर्टिलाइजेशन के बाद वो कंप्लीट हो जाता है हमारे इम्प्लांटेशन वाला फेस। ठीक है, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इम्प्लांटेशन हमारा कौन सा है, हमारा है अपर यूटेराइन सेगमेंट। ठीक है, हमारा क्या है, एंडोमेट्रियम में अपर यूटेराइन सेगमेंट में पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्रस। ये हमारा वाइवा के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमारा वाइवा के रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पूछ सकते हैं कि मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इम्प्लांटेशन कौन सा है, तो कौन सा है, हमारा एंडोमेट्रियम में है, लेकिन कौन सा, अपर यूट्राइन सेगमेंट। कौन सा यूट्राइन सेगमेंट, अपर यूट्राइन सेगमेंट। और उसमें भी कौन सी वॉल, पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्रस। कौन सी, पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्रस। ठीक है, ये हमारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार भी मार्क्स बनाए। ठीक है, यहाँ पे आपको अच्छे से याद करना है। ओके, इन ह्यूमन बींग इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन में अकर, इंटरस्टिशियल मतलब इन डीपली अटैचमेंट वाला इम्प्लांटेशन।
एसेंट्रिक अदर देन द सेंटर। एसिमेट्रिक एनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड द पिस्कासिक साइन। यस, ये आपका इंपॉर्टेंट है, कि ये वाली साइन आपकी इंपॉर्टेंट है। जब यूट्रस की जो एनलार्जमेंट है वो एसिमेट्रिकल हो, ठीक है, एसिमेट्रिकल एनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस, उसको हम बोलेंगे पिस्कासिक साइन। ये आपको याद करना है। फिर है हमारी नेटाबुच लेयर। नेटाबुच लेयर क्या करती है, एक ऐसी लेयर है ना जो प्रिवेंट करती है डीप इम्प्लांटेशन ऑफ मायोमेट्रियम, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे अभी आगे हमारा आएगा स्टेजेस ऑफ इम्प्लांटेशन। लेकिन अभी आपको ये याद करनी है, नेटाबुच लेयर आपको याद तो करनी पड़ेगी ये वाली। यह क्या करती है, हमारी जो डीप इम्प्लांटेशन की जो मतलब जो प्रोसेस है उसको ये प्रिवेंट करती है। ये प्लेजेंटा के वक्त हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ इम्प्लांटेशन। अब हमारा फर्स्ट स्टेज है एपोजिशन, अडेशन, पेनिट्रेशन एंड इन्वेजन, ठीक है। फिर से एपोजिशन, अडेशन, पेनिट्रेशन एंड इन्वेजन। एपोजिशन में क्या होता है, ये हमारी फर्स्ट स्टेज ऑफ इम्प्लांटेशन है। इस स्टेज में क्या होता है, हमारा जो ब्लास्टोसिस्ट है ना वो लूजली अटैच होता है एंडोमेट्रियम के साथ। कैसा होता है, लूजली अटैच्ड होता है। अभी हमने देखा था पेनिट्रेशन में हमारा इम्प्लांटेशन, हमारा इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन हमारा होना चाहिए, ठीक है। हमारा जो फर्स्ट स्टेज है इम्प्लांटेशन का उसमें हमारा है एपोजिशन। एपोजिशन का मतलब क्या है, हमारा जो इम्प्लांटेशन है, ठीक है, मतलब हमारा जो ब्लास्टोसिस्ट है वो अभी लूजली अटैच्ड है विथ एंडोमेट्रियम, ठीक है, क्योंकि अभी ये फर्स्ट स्टेज इसलिए भी लूजली अटैच्ड है। एंडोमेट्रियम डेवलप्स दी पिनोपोट्स, मतलब एक स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है वो हमारी एंडोमेट्रियम पे डेवलप होते हैं। और ये इसका काम क्या है, वो एंडोमेट्रियल जो सिक्रेशंस होते हैं ना इसको ना ये एब्जॉर्ब करते हैं, जो कि रीच होते हैं ग्लाइकोजन एंड म्यूसिन में। दिस सिक्रेशन प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द ब्लास्टोसिस्ट। अभी एंडोमेट्रियम पे ये जो सिक्रेशंस है, अपने जो पिनोपोड्स से जो सिक्रेशंस आते हैं वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो है वो हमारे जो ब्लास्टोसिस्ट जो वहाँ पे इम्प्लांट होने वाला है, मतलब अभी तो लूजली अटैच्ड है लेकिन जब भी इम्प्लांट होगा, मतलब अभी वो क्या कर रहे हैं, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में उसको हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारा जो सेकंड है वो है हमारा अडेशन। अडेशन में मतलब क्या है, वो थोड़ा सा स्ट्रांगली अटैच है, इतना भी स्ट्रांगली नहीं लेकिन थोड़ा सा। अडेशन मीन्स थोड़ा सा चिपका हुआ, थोड़ा सा चिपका हुआ, ठीक है। अब अडेशन अकर्स विद द हेल्प ऑफ द स्पेशल मॉलिक्यूल्स। अडेशन में ये जो तीन है ये आपको हेल्प करते हैं, ठीक है, उसके स्पेशल जो मॉलिक्यूल्स है उसको हेल्प करते हैं। ये है इंटेग्रिन, सिलेक्टिंग एंड ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, ये तीनों का नाम आपको याद करना है। दिस मॉलिक्यूल्स हेल्प्स इनटू द स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट बिटवीन द ब्लास्टोसिस्ट एंड एंडोमेट्रियम। ये दोनों मॉलिक्यूल्स जो, ये सब मॉलिक्यूल जो है वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट में बिटवीन द ब्लास्टोसिस्ट एंड एंडोमेट्रियम के जो अटैचमेंट है उसको स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट के लिए हेल्प करते हैं ये तीनों, इंटेग्रिन, सिलेक्टिंग एंड ग्लाइकोप्रोटीन। थर्ड है हमारा पेनिट्रेशन। ये अब हमारा आ गया मेन वाला, ठीक है। आफ्टर दिस स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, यहाँ पे अभी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट हो गई। अब हमारा जो ट्रोफोब्लास्ट सेल है वो अब हमारा जो ट्रोफोब्लास्ट सेल है वो क्या करता है, स्टार्ट दी पेनिट्रेटिंग इनटू दी एंडोमेट्रियम। जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट वाला था, ठीक है, अब उसका वो दो याद करो, ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर सेल मास, ठीक है। उसमें भी क्या था हमारा साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड और हमारा क्या था उसमें साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड इनर सेल मास। हमारा जो दो था ना उसमें जो हमारा ट्रोफोब्लास्ट वाला जो सेल है वो क्या करेगा, अंदर करेगा पेनिट्रेट एंडोमेट्रियम में, ठीक है। अब हमारा जो ट्रोफोब्लास्ट था वो क्या रिलीज़ करेगा, हिस्टोलाइटिक एंजाइम रिलीज़ करेगा। वो क्या करेगा, हमारे जो एंडोमेट्रियल जो सेल्स है उसको डिसॉल्व करेगा, ठीक है। क्योंकि उसको डिसॉल्व करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर दिस अलाउ द ब्लास्टोसिस्ट टू मूव डीपर इनसाइड द यूटेराइन लाइन, उसको जब वो डिसॉल्व करेगा तभी वो अंदर की तरफ जो है वो मूव कर पाएगा, ठीक है, डीपर इनसाइड वो यूटेराइन लाइनिंग के अंदर जो है वो मूव कर पाएगा। इसलिए उसको क्या करता है, डिसॉल्व करता है। किसको डिसॉल्व करता है, किसको डिसॉल्व करता है, एंडोमेट्रियल सेल्स को। कौन डिसॉल्व करता है, हमारा ट्रोफोब्लास्ट जो रिलीज़ करता है हमारा हिस्टोलाइटिक एंजाइम, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है, हमारा हिस्टोलाइटिक एंजाइम को रिलीज़ करता है, उससे हमारा जो एंडोमेट्रियल सेल्स है वो डिसॉल्व होता है ताकि वो अंदर मूव, मतलब जो एकदम डीपर इनसाइड जो अटैचमेंट है ना वो कर पाए, इसलिए। अब देखिए इन्वेजन, हमारा लास्ट स्टेज। इन्वेजन क्या है, डीपेस्ट स्टेज ऑफ इम्प्लांटेशन। अब हमारा डीपली अटैच्ड हो गया, मतलब हमारा डीपली इम्प्लांटेशन यहाँ पे हो गया, ठीक है। ब्लास्टोसिस पेनिट्रेट डीपर इनटू द स्ट्रोमल सेल्स, स्पॉन्जी सेल्स एंड कॉम्पैक्ट लेयर, ठीक है। डेसिडुआ की जब हमने लेयर पढ़ी थी ना हमने एंडोमेट्रियम वाले में, याद करो वो एंडोमेट्रियम जब हमने पढ़ा था उसकी 3 लेयर थी, फिर उसकी भी 3 लेयर थी, डेसिडुआ बेसालिस, फिर हमारा बहुत सारी थी, वहाँ पे आप एक बार वो वाली भी वीडियो चेक कर लेना। ब्लास्टोसिस्ट अभी क्या करेगा,
पेनिट्रेट करेगा डीपर इनटू द स्ट्रोमल लेयर हमारी थी वो, फिर है हमारी स्पॉन्जी लेयर और फिर है हमारी कॉम्पैक्ट लेयर ऑफ डेसिडुआ। ठीक है, और कौन सा फैक्टर्स है जो कंट्रोल करते हैं इम्प्लांटेशन को? एक है हमारा EGF, क्या है? एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। फिर है हमारा IGF, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर। फिर है हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन, साइटोकाइनेज, जैसे कि IL-3, 4, 5, 6 एंड 10, 13। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।